जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आकाश फिर एक बार आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक बेहतर सी और बहुत ही शानदार सी क्लास प्रोवाइडेड जो है कर रहे हैं हम लोग। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी साथी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, और जितने भी साथी जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अटेंड करिएगा और अंतिम में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है, कितने मार्क्स जो है आपने लाए हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पहला बोला है कि निम्नलिखित में से गैस का रिसाव सूचन किसके द्वारा आसानी से होता है? गैस के अणुओं का छोटा आकार, गैसों की अधिक स्पीडिता, या फिर न्यूनतम अंतर अणु आकर्षण, या फिर होगा आपका एथिल मार्केप्टन की असहनीय गंध की जो है तीव्र विकिरण। क्या हो जाएगा? तो साथियों, आप सभी लोग नोट करिएगा। अगर राइट आंसर की अगर बात कर ले तो आपका राइट आंसर होगा कि एथिल मर्केप्टन की असहनीय गंध का जो है तीव्र विसरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से आगे है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीकरण अपरूप नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। कोयला क्या है? तो कोयला आपका ग्रेफाइट का क्रिस्टलीकरण मतलब अपरूप नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है साथियों, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड होगा? तो आप सभी साथी या सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर राइट आंसर की बात करें तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जरा सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उदासीन, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय जो है स्वभाव के होते हैं। ठीक है, ये दोनों से ही क्या होती है? सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि कौन सा तत्व क्वार्टज में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्वार्टज में उपस्थित होता है? तो सिलिकॉन होगा, या फिर आपका टाइटेनियम होगा, या फिर आपका सिलीनियम होगा, या फिर आपका होगा टेलुरियम होगा? तो चलिएगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं कि साथियों आप सभी ने लगाया है क्या ऑप्शन नंबर आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं क्या? सिलिकॉन तो बिल्कुल सही आंसर होगा। कि आपसे बोला है कि स्पेक्टिक मतलब आपका क्वार्टज एक खनिज होता है। क्वार्टज क्या होता है? एक खनिज होता है। और यह जो है रेत एवं ग्रेफाइट का मुख्य अंश है। किसका? रेत और ग्रेफाइट का क्या है? मुख्य अंश का होता है, मुख्य घटक होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, उसी प्रकार से बोला है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो ये आप सभी लोग बता सकते हैं कि जो जंग है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जंग लगने की प्रोसेस को रासायनिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसके सूत्र की बात करें तो Fe2O3.XH2O होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रभावी आसवन है? द्रव वायु के घटकों का पृथक्करण, या फिर कच्चे तेल का मेसोली, डीजल तेल, मिट्टी का तेल में पृथक्करण, मिट्टी के तेल और खनिज का पृथक्करण? तो चलिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ये आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो नोट करिएगा, जो है आपका राइट आंसर होगा ए और बी ही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि द्रव वायु के घटकों का पृथक्करण और कच्चे तेल का मैसोली, डीजल तेल, मिट्टी के तेल में पृथक्करण। तो ये आपका सही आंसर होगा और राइट आंसर आपने किया होगा। उसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक परमाणु है? क्या है? सबसे अधिक परमाणु किस में मौजूद है? ये हमसे बोला गया है। तो आप सभी लोग नोट करिएगा। अगर सबसे अधिक परमाणु की बात किया 4G
ऑफ H2 होगा। मतलब आप सभी के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। और इस तरीके से हम लोग निकालते हैं 11/44, ये अगर 0.22, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये आपको देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है स्टडी से रिलेटेड हर मटेरियल मिलता रहे। बोला है कि जब अमोनियम गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है तब निम्न में से किसके कारण घना सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के बनने के कारण, अमोनिया क्लोराइड गैस के बनने के कारण, ठोस अमोनियम क्लोराइड गैस के बनने के कारण। जी हाँ साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठोस अमोनियम क्लोराइड गैस के बनने के कारण होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो साथियों बोला है कि जल का स्थायी कठोरपन खालिस्तान के परावर्धन द्वारा दूर किया जाता है। तो ऑप्शन सुनिएगा, क्या क्या है आपके ऑप्शन? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो आंसर की बात करें, सभी साथियों के अगर आंसर आ पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? सी इज़ अ राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट आपका सही आंसर होगा कि जल का स्थायी कठोरपन को सोडियम क्लोराइड के परिवर्धन के द्वारा दूर किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों में घुले रहने के कारण ऐसा होता है। उसी प्रकार से साथियों आगे बोला गया है कि अपमार्जक यौगिक में होता है। क्या है साथियों? अपमार्जक यौगिक में होता है। तो क्या है? वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, वसा अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, या फिर आपका डोडीसाइज आपका बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, और किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण। ज़रा बता सकते हैं? तो साथियों आप सभी के राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, क्या डोडीसाइज बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना कि अपमार्जक यौगिक में आपका डोडीसाइड बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से साथियों एक विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान रखने वाले दो परमाणुओं के बीच बनता है। क्या बोला है कि एक विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान के जो है रहने वाले दो परमाणुओं के बीच बनता है। समान विद्युत ऋणात्मकता, या फिर विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर, या फिर समान आयनन ऊर्जा, या फिर होगा आयनन ऊर्जा में अधिक अंतर। क्या होगा? जरा बता सकते हैं? तो साथियों राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हमने राइट आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब विद्युत ऋणात्मक में अधिक अंतर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगा पाया है तो डेफिनेटली हर बच्चे का आंसर क्या होगा? राइट, सही होने वाला है। विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत ऋणात्मक में अंतर रखने वाले दो परमाणुओं के बीच बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बोला है कि फेरस सल्फेट का, क्या बोला है कि फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु हेतु है। यह खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन का है, वियोजन का है, या फिर आपका अवक्षेपण का है, या फिर आपका विस्थापन का होगा। तो साथियों नोट करिएगा, यह जो होगा विस्थापन का होने वाला है। क्या होगा साथियों? विस्थापन का होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आप सभी को नोट करना है। देखिए साथियों क्या है कि जब कोई तत्व, किसकी बात कर रहे हैं? जब कोई तत्व की हम लोग बात करें कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के अनेक यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अतः फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से आगे की ओर बोला गया है कि उच्च गलनांक, क्या बच्चा? उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के साथ एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, या फिर ग्रेफाइट होगा। तो चलिएगा अब सभी लोग आंसर करके बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। तो साथियों अगर आप सभी के राइट आंसर की बात करें, ग्रेफाइट अगर आपने लगाया है
तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चा, ग्रेफाइट अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथियों सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जितने भी साथी देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन का अपरूप होता है। दूसरी बात करें तो यह क्या है, आपका अधातु होता है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगर गलनांक की बात करें और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक लवण पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है। निम्नलिखित में से एक लवण जो है पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है, इसे जो है पहचानिए। पोटेशियम सल्फेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा, सोडियम ऑक्सलेट होगा, या फिर आपका होगा यूरेनियम सल्फेट होगा। चलिए बताइए जरा क्या है। तो साथियों राइट आंसर की अगर बात कर ले तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा। क्या राइट आंसर है साथियों, पोटेशियम सल्फेट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है साथियों, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बोला है कि पोटेशियम सल्फेट, बात करें पोटेशियम सल्फेट पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है। क्या देता है, उदासीन विलयन देता है, क्योंकि पोटेशियम और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है दोनों क्रमशः प्रबल क्षारीय और प्रबल अम्ल होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपके समक्ष रिएक्शंस भी दे रखिए। बोला है साथियों कि वह पदार्थ जिसमें, क्या बोला है साथियों, कि वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु जो है संकरित अवस्था के द्वारा sp2, क्या है, sp2 रूप में नहीं है, तो आपका इथिलीन होगा, ग्रेफाइट होगा, फ्लोरीन होगा, या फिर होगा एसिटिलीन होगा। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि साथियों आपका राइट आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें साथियों कि एसिटिलीन में कार्बनिक अणु जो है क्या आपका संकरित अवस्था के द्वारा sp2 रूप में नहीं होते हैं, और इसमें जो है कार्बन के 2p संकरण पाए जाते हैं। कैसे संकरण पाए जाते हैं, 2p प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। आगे बोला गया है कि इनमें से कौन जो है द्वितीयक विस्थापन क्रिया नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा द्वितीयक विस्थापन क्रिया नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही आंसर बनेगा। क्या आपका होगा 2GHBr, अगर जो है Ag प्लस में Br से क्रिया करेगा तो ये जो है आपका द्वितीयक विस्थापन की प्रोसेस नहीं है, बाकी सारे द्वितीयक विस्थापन की प्रोसेस है। आगे बोला गया है कि सभी विद्युत रासायनिक क्रियाएं हैं। खालिस्तान प्रतिक्रिया विघटन है, अवक्षेपण है, संयोजन है, या फिर रेडॉक्स होगी, यह हमें बताना है। तो साथियों ये प्रोसेस होगी आपके रेडॉक्स की। क्या होगी ये प्रोसेस, कैसी होगी, तो रेडॉक्स की होगी। क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? जी हाँ साथियों, अगर डी लगाया है तो बिल्कुल सही होगा कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन के कारण रेडॉक्स प्रतिक्रिया होगी, ये हमें ध्यान रखना है। बोला है कि 1.25 ग्राम, कितना साथियों, 1.25 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीन करने में कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है? 3, 2, 3.3, 2.8। तो नोट करिएगा साथियों, इसे कहेंगे 2 पॉइंट की, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी करेक्ट होगा। 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.25 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने में 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ क्रिस्टल की आपका चतुष्फलकीय संरचना उसका आयन बढ़ देता है। बर्फ क्रिस्टल बनाते हैं और आपका आयनिक बंध के द्वारा बनाते हैं। बर्फ जो है आपका क्रिस्टल में संयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, या फिर बर्फ क्रिस्टल के संयोजक बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। साथियों सभी को नोट करना है कि बर्फ पानी पर तैरता है, इसका रीज़न क्या है। आपको ये भी बोलता है कि अगर बर्फ़ पानी में तैरता है, अगर कोई गिलास है, गिलास में अगर हमने क्या किया, पानी भरा है फुल और
हमने उसमें डाल दिया है, यहाँ पर फुल पानी भरा है और यहाँ पर बर्फ़ डालेंगे तो ये पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? तो साथियों यथावत रहता है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो साथियों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बर्फ़ क्रिस्टल के चतुष्कल की संरचना जिसका आयनन बढ़ा देती है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आप सभी को नोट करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें बोला गया है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गुणांक C5H12+O2, ठीक है, फिर है आपका 5CH2+H2O। तो इसमें जो है आपको बताना है कि अणुओं की संख्या, जो यहाँ पर अणु आएंगे वो अणु कितने होंगे। तो इस अणु की बात करें तो साथियों ये 8 अणु होंगे। कितने? 8 अणु होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? तो राइट आंसर सी होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार वहाँ 5 अणु मौजूद होंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी, क्या बोला है, सॉरी 5 नहीं बच्चा 8 होंगे, हाँ 8 बोला ना मैंने, सी होगा ना, 8 होगा, 5 ये तो 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कौन सी धातु बल्ब का तंतु सर्वोत्तम है? बल्ब के तंतु का सर्वोत्तम सोना है, टंगस्टन है। तो आपको पता है कि टंगस्टन किसका बना, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है। तो ये तो आप कोई भी साथी गलत नहीं कर पाएगा। सारे क्वेश्चन बेस्ट है साथियों। मैं आपको सभी को बता दूं, जो समाधान स्टडी द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है उसका एक बार रिवीजन जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपकी जितनी भी एग्ज़ामें हो रही हैं उसके लिए तो काफ़ी बेहतर होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? इस्पात होगा, लोहा होगा, वायु होगा या फिर जल वाष्प होगा, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों अगर आपने एयर आंसर लगाया है, अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बेहतर आंसर होगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेल में उपलब्ध असंतृप्त वसीय अम्ल और वसीय जो है मानव खपत के लिए स्वास्थ्य वर्धक माने जाते हैं। आपका डालडा, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल या फिर घी होगा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा क्या? सूरजमुखी का तेल। क्या साथियों? सूरजमुखी का तेल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा और आपने राइट आंसर ये कर पाया होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि जलीय विलयन में क्या बोला है साथियों क्वेश्चन में, कि जलीय विलयन में साबुन मिसेल बनाते हैं, इसका सिरा ध्रुवीय व अध्रुवीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिरा जो है चीकने, मैल और आपका कणों से जुड़ता है और उन्हें हटाने में मदद करता है? अम्लीय, अध्रुवीय पुच्छ या फिर ध्रुवीय सिरा, दोनों सिरे मेल के कणों से जुड़ते हैं। या फिर बात करें डी की तो अशुद्धियाँ मैले पानी में बहती है क्योंकि यह साबुन के विलयन में नहीं घुलती है। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, आपका राइट आंसर बनेगा कि अम्लीय ध्रुवीय पुच्छ है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। साथियों उसी प्रकार से आगे की ओर बोला गया है कि जब सल्फर और क्या बोला है साथियों, कि जब सल्फर और लोहे के मिश्रण को ऊष्मा, ठीक है क्या साथियों, ऊष्मा दी जाती है तब मिश्रण का रंग परिवर्तित होता है। काले से पीला, पीले से काला, स्टेली पीले से काला या फिर काले से भूरा, क्या आंसर है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेनली पीले से काला। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। जब सल्फर और लोहे के मिश्रण की ऊष्मा दी जाती है तब मिश्रण का रंग स्टेनली और पीले से काले में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एक संयोजक यौगिक दो
परमाणुओं के बीच बनता है जिसका विद्युत ऋणात्मक समान है। विद्युत ऋणात्मक में बहुत अंतर है। समान आयरन ऊर्जा होती है या फिर आयरन ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। तो जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जरा सभी साथी ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा कि विद्युत ऋणात्मक समान होता है। क्या होगा? विद्युत जो है विद्युत ऋणात्मक समान होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये आपके समक्ष है। COG बनता है और इसे विद्युत ऋणात्मक समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये थी आज की आपकी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की क्लास और आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। साथियों लगातार आप लोग जो है सेशन को शेयर करिएगा, सारी क्लासेस अटेंड करिएगा। लगातार आप सभी के लिए बेहतर क्लास रेगुलरली हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो कोई भी साथी सेशन को मिस मत करिएगा। सिलेक्शन चाहिए, समाधान स्टडी काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर क्लास को देखिए और साथियों बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और वंदे मातरम।